क्या हो? क्या हुआ? लग जाएगा, वहाँ ड्रिल करना पड़े, संडे को लग जाए। जो का अरे पढ़िए, थोड़ा देर क्लास होगा। इधर तो है ये है। दीपेन थोड़ा इधर कर दो, इधर कर दो, हल्का सा कर दो, सबको हवा लगे। थोड़ा फिर इधर नहीं लगेगा। लगवा रहे संडे को हर जगह लगवा दीजिए, जो आप पंखा नहीं, हल्ला मत करिए। हाँ, हर जगह लग जाएगा। संडे को थोड़ा ड्रिल करना पड़ता था ना, इसीलिए छत में ड्रिल करना पड़ेगा। बहुत सारा परमिशन मकान मालिक से लेना पड़ेगा, इसीलिए नहीं हो पाया। ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए 1 घंटे आप लोग हवा खाए ना, अब इधर हवा खाने दीजिए। ठीक है, और बोले कि तब तक गर्मी ज्यादा है, ऑनलाइन क्लास कीजिए। ठीक है, ये कौन भेजा है? चलिए बैठ गए सब। कहाँ तक पढ़े थे पिछले क्लास में? अच्छा, ये बोर्ड का बैकग्राउंड ग्रीन कर दीजिए, तो देखते कुछ बेहतर होता है क्या। लड़का लोग बोल रहा है। हाँ हाँ, नहीं नेचुरल, हाँ वही बोला, ये बोला। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाला बोला तो ग्रीन करिए, के लिए ग्रीन क्या करेंगे, सब रंग सब दिन करते रहेंगे क्या? जब अवेलेबल है तो एक दिन ग्रीन करेंगे, एक दिन रेड करेंगे, एक दिन बैगनी करेंगे। ठीक है, और सब मैरून भी कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पिछले क्लास में हम लोग, अब दिल और दिमाग को खोल लीजिए और एकदम बायोलॉजी वाले मूड में आइए। पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? प्लेटी एसके एलिमेंथिस तक। चलिए दोस्तों, एसके एलिमेंथिस तक हम पढ़ लिए थे।
और एसके हेलमिंथिस तक जो हम पढ़े तो पोरीफेरा से लेकर एसके हेलमिंथिस तक जंतुओं का विकास किस तरह से होते जा रहा है उस बात को आप समझ रहे हैं ना। पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। एसके हेलमिंथिस का कितना? 3 स्तरीय शरीर था। पूरे एनिमल किंगडम में 2 स्तरीय शरीर केवल किनके पास है? पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा के पास है। पोरीफेरा का जो बहुकोशिकीय शरीर था उसमें केवल कोशिकाएं थी, उत्तक भी नहीं था। सिलिंट्रेटा पर आए तो उत्तक का विकास हो गया, फिर भी सिलिंट्रेट में अंग तंत्रों का अभाव था। जब हम प्लेटी हेलमिंथिस पर आए तो अंग और अंग तंत्र का विकास देखने को मिला, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं। एसके हेलमिंथिस के अंतर्गत एक अंग तंत्र पाचन तंत्र का पूर्ण विकास देखने को मिला, लेकिन अन्य तंत्रों का उसमें भी क्या था? अभाव था। आज अब अगले फाइलम पर आ रहे हैं और इस फाइलम का नाम है दोस्तों एनीलिडा। एनीलिडा। अब एनीलिडा फाइलम के बारे में हम समझेंगे। एनीलिडा फाइलम, इसके जो जंतु हैं, सबसे पहले इनके वास स्थान का जिक्र कर लेते हैं। पोरीफेरा समुद्र में था, सिलिंट्रेट भी अधिकांश समुद्र में ही था। प्लेटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस के जो कृमि थे वो परजीवी होते थे। अब ये समझना है कि एनीलिडा के जीव कहाँ रहते हैं, इनका वास स्थान क्या है। तो एनीलिडा दोस्तों जल पर भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। यानी एनिमल किंगडम का पहला फाइलम आपका एनीलिडा है, जिनके जंतु स्थल पर रहने के योग्य हुए हैं। इससे पहले आप जितने भी फाइलम पढ़े, किसी का जंतु स्थल पर था नहीं था। पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा जहां समुद्र के जल में ही पाए जाते थे मुख्य रूप से, तो कृमि जो प्लेटी हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस का जंतु कृमि, वे परजीवी जीवन व्यतीत करते थे, यानी दूसरे के शरीर पर आश्रित थे। प्रथम फाइलम एनीलिडा है, जिनका जंतु का निवास स्थान कहां बना है? स्थल पर बना है। तो एनीलिडा के जंतु जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। लवण जल में भी पाए जाते हैं और मीठे जल में भी पाए जाते हैं। लवण जल में भी पाए जाते हैं और मीठे जल में पाए जाते हैं। लेकिन स्थल पर जो ये पाए जाते हैं, ये केवल किस स्थल पर पाए जाते हैं? नम स्थल पर पाए जाते हैं। ये हर प्रकार के स्थल पर रहने का योग्य अभी नहीं हुआ है। एनीलिडा फाइलम के जंतु स्थल पर तो होते हैं, लेकिन किस प्रकार के स्थल पर? नम स्थल पर, यानी कि ऐसे स्थल जहां पर पानी लगा हुआ हो या नमी बहुत ज्यादा हो। आप इन्हें मरुस्थल में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे मैदानी इलाकों में खोजिएगा जहाँ की मिट्टियाँ काफ़ी सख्त है, वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये प्रायः किन स्थलों पर निवास करते हैं? नम स्थल पर। क्लियर हो गया। एनीलिडा फाइलम के जंतु जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी रहते हैं। जल के अंतर्गत ये लवण जल अर्थात समुद्र में रहते हैं और मीठे जल नदी तालाब में भी रहते हैं। लेकिन एनीलिडा के जंतु किस स्थान पर आते हैं? नम स्थान पर आते हैं। कैसे स्थल पर आते हैं? नम स्थल पर आते हैं। अब नम स्थल पर रहना इसके लिए बहुत जरूरी है। नम स्थल पर रहना एनीलिडा के लिए बहुत जरूरी है। नम स्थल पर एनीलिडा क्यों नहीं रहते हैं? क्यों ये सूखे स्थल पर रहने के योग्य नहीं है? कुछ देर में आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगली विशेषता
कि एनिलिड का जीव होते कैसे हैं। तो एनिलिड का जो शरीर है दोस्तों वो बायलेटरल होता है। क्या होता है? बायलेटरल होता है, यानी द्विपार्श्व सममित होता है। एनिलिडा के जंतु भी क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं। और इससे पहले ही हम बता दिए कि पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा के अलावे, पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा के अलावे एनिमल किंगडम का जितना भी फाइलम है सबके जंतु क्या है? केवल पोरीफेरा का एसिमेट्रिकल है, सिलिंट्रेटा का रेडियल है। उसके बाद 2 फाइलम को छोड़ दीजिए, सारे फाइलम का जंतु बायलेटरल। अब इनका जो शारीरिक आकार होता है बायलेटरल शरीर होता है। उसके बाद शरीर कृमि के समान, कृमि तो समझ गए ना, शरीर कृमि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं। शरीर कृमि के समान ही होता है, शरीर कृमि के समान ही होता है। पोरीफेरा के जितने भी जंतु हैं उनका शरीर दोस्तों, उनका शरीर किसके समान होता है? कृमि के समान होता है। जैसे कृमि का बॉडी होता है, ठीक है, जैसे कृमि का बॉडी होता है, कुछ कृमि देखे, फीता कृमि, ठीक है, गोल कृमि देखे ना, सेम टू सेम शरीर उसका किसका होता है? एनिलिडा का होता है। अब सवाल है कि जब कृमि के समान ही एनिलिडा का शरीर होता है तो फिर कैसे पहचान हो पाएगी कि यह एनिलिड जंतु है? तो एनिलिड जंतु और कृमि के शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है कि एनिलिडा का कृमि समान शरीर, एनिलिडा का कृमि समान शरीर, एनिलिडा का कृमि समान शरीर सेगमेंटेड होता है। क्या होता है? सेगमेंटेड होता है, यानी हिंदी में बोले तो क्या होता है? खंडित होता है। कृमि समान शरीर सेगमेंटेड होता है। एनिलिडा का कृमि समान शरीर क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड कहने का मतलब खंडित होता है दोस्तों, खंडित होता है, यानी कि इनका शरीर खंड खंड में बटा होता है। इनका शरीर खंड खंड में क्या होता है? बटा होता है। यानी शरीर खंड खंड में इस तरह बटा होता है, शरीर खंड खंड में इस तरह क्या होता है? बटा होता है। अब बटा होने का मतलब बॉडी की संरचना ऐसी है जैसे हम लोगों का शरीर भी एक खंडित शरीर है जो 3 स्पष्ट भागों में बटा हुआ है। एक सिर के ऊपर वाला भाग, एक छाती वाला भाग और नीचे एब्डोमिनल। यानी मानव का शरीर कितने खंडों में बटा है? 3 खंडों में बटा हुआ है। मानव के शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं। हेड हो गया, ठीक है, थोरेक्स हो गया छाती वाला हिस्सा, और उसके नीचे एब्डोमेन वाला हिस्सा हो गया। तो जिस तरह मानव के शरीर 3 खंडों में बटा हुआ है, उस तरह एनिमिलिडा का शरीर पूरे कई खंडों में बटा होता है, ढेर सारे खंड में बटा होता है। तो कृमि का बॉडी और एनिलिडा का बॉडी दोनों देखने में एक जैसे लगते, बस अंतर है किसका? सेगमेंटेड का। कृमि का शरीर सेगमेंटेड नहीं होता है, जबकि एनिलिड का कृमि समान शरीर क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। कृमि का शरीर सेगमेंटेड नहीं होता है, जबकि एनिलिड जो कृमि के समान ही दिखते हैं उनका शरीर क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। उनका शरीर क्या होता है दोस्तों? क्लियर हुआ? 3 प्रमुख विशेषताएं याद हुआ एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा कहां पर निवास करते हैं? जल और स्थल दोनों जगह निवास करते हैं, लेकिन ये केवल किस प्रकार के स्थल पर निवास करते हैं? एनिलिडा का शरीर कैसा होता है? एनिलिडा का शरीर किसके समान दिखता है? कृमि के शरीर और एनिलिडा के शरीर में मुख्य अंतर किसको लेकर है? अगर कोई भी चीज में कंफ्यूजन है कि यह कृमि है कि एनिलिड वाला है, तो बस हम सेगमेंटेड बॉडी को देखकर पता लगा सकते हैं। आप पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटी एलमेंथिज, एस्के एलमेंथिज के जितने भी जंतु है, किसी का भी शरीर खंडों में बटा
नहीं होता है। खंड में बंटना चालू हुआ है कहां से? एनिलिडा से। शरीर कई खंडों में बंटना चालू हुआ है कहां से? एनिलिडा से। इससे पहले जो 4 फाइलम पड़े थे सबका बॉडी एक जैसे, मतलब एक ही यूनिट का दिखता था दोस्तों। क्लियर हो गया? अगली विशेषता पोरीफेरा का, सॉरी पोरीफेरा नहीं करे, एनिलिडा का। एनिलिडा के अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि शरीर कितने स्तर का? 3 स्तरीय शरीर। 3 स्तरीय शरीर होता है। 3 स्तरीय शरीर होता है जिसमें देगुआ भी पाया जाता है। जिसमें देगुआ भी पाया जाता है। यानी देगुआ की उपस्थिति कहां से शुरू हुई है? अब एनिलिडा के बाद आगे जितना भी फाइलम पढ़िएगा सब में उपस्थित रहेगा क्या? देगुआ। सब में उपस्थित रहेगा क्या? देगुआ। क्लियर हो गया? 3 स्तरीय शरीर होता है एनिलिडा का। वैसे भी आप जान गए कि 2 स्तरीय शरीर केवल 2 ही फाइलम में है। बाकी सारे फाइलम का जंतु क्या है? सारे जंतु का शरीर 2 फाइलम को छोड़कर 3 स्तरीय है। लेकिन 2 फाइलम ऐसा था जिनके 3 स्तरीय शरीर में देगुआ नहीं था। एक प्लेटी एलमेंथिज का शरीर 3 स्तर था लेकिन देगुआ नहीं था। एसके एलमेंथिज का शरीर 3 स्तर का जिसमें मिथ्या देगुआ था। पहली बार देगुआ की उपस्थिति कहां देखने को मिलती है? पहली बार देगुआ की उपस्थिति कहां देखने को मिलती है? एनिलिडा में। एनिलिडा का शरीर 3 स्तरीय है जिसमें पहली बार उपस्थित हुआ है क्या? अब एनिलिडा के आगे जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे, एनिलिडा के आगे जितने भी फाइलम पढ़ेंगे सबके शरीर में, सबके जंतु के शरीर में क्या होगा? देगुआ होगा। क्लियर हो गया? विशेषताओं को याद करते समझते जा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं होना इस चैप्टर में। क्लियर? एक क्वेश्चन आ रहा, आंतरिक निषेचन के बारे में नहीं बता रहे हैं। निषेचन के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं दोस्तों कि रिप्रोडक्शन का एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में जाएंगे तो निषेचन को हम बड़ी विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। खास महत्व नहीं है इन सब जीवों में निषेचन का। अगला विशेषता और सबसे भयानक विशेषता एनिलिडा का, अगली विशेषता है कि पहली बार सभी अंग तंत्रों का, पहली बार सभी अंग तंत्रों का विकास एनिलिडा में ही हुआ है। पहली बार सभी अंग तंत्रों का विकास एनिलिडा में हुआ है दोस्तों। एनिलिडा में हुआ है। यानी एनिलिडा के जंतु में सारे विकसित अंग तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पहली बार मस्तिष्क भी किसमें देखने को मिलेगा? एनिलिडा में। इससे पहले जो आप फाइलम पढ़े हैं पोरीफेरा में तो तंत्रिका कोशिका ही नहीं होती थी। जब आप सिलिंटरेट पर आए तो उसमें तंत्रिका कोशिका आ गया। सिलिंटरेट, प्लेटी हेलमेंथिज, एसके हेलमेंथिज तंत्रिका कोशिका के जरिए ही काम करता था। उनमें मस्तिष्क नहीं थी। पहली बार तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत एक मस्तिष्क आया है किसमें? एनिलिडा में। हालांकि पहली बार मस्तिष्क आया है तो उतने विकसित इसके मस्तिष्क है नहीं, लेकिन ये बात जानने लायक है कि पहली बार तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क का विकास किस फाइलम के जंतु में हुआ? एनिलिडा में हुआ। इससे पहले के फाइलम में मस्तिष्क नहीं था। मस्तिष्क का काम केवल तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका उत्तक ही करते थे। मस्तिष्क नहीं बना था। पहली बार मस्तिष्क बना है किसमें?
पहली बार सारे तंत्र का विकास हुआ है किसमें? एनिलिडा में पहली बार सारे तंत्र का विकास हुआ है किसमें? क्लियर? बात समझ गए कि नहीं? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सारे अंग तंत्र का तो विकास हो गया है, सारे अंग तंत्र का विकास हो गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र का भी विकास हो गया है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त की उपस्थिति भी पहली बार आपको कहाँ देखने को मिला? रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जंतु में रक्त की उपस्थिति भी पहली बार कहाँ देखने को मिला? अब अगर एनिलिडा में दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र है, एनिलिडा में रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला और बंद। रक्त परिसंचरण तंत्र जंतु के कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो सकते हैं, खुला और बंद। तो एनिलिडा का कैसा है? तो एनिलिडा का है बंद। एनिलिडा कैसा है? बंद। एनिलिडा में पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ और एनिलिडा का रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा है? बंद है। एनिलिडा का रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा है? बंद है। बंद है और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि रक्त का बहाव रक्त नलियों के द्वारा होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का तात्पर्य है कि रक्त का बहाव रक्त नलियों के द्वारा होता है, यानी सारी एनिलिड प्राणी में रक्त नलियां पाई जाती है। और बंद परिसंचरण तंत्र का एक और विशेषता है कि बंद परिसंचरण तंत्र का रक्त लाल होता है और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र का रंग लाल नहीं होता। और रक्त अगर लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन इस एनिलिड में रक्त परिसंचरण तंत्र बंद है, अर्थात एनिलिडा का जो रक्त है वो लाल ही है। लेकिन एक अंतर दोस्तों यहां पर यह होता है कि एनिलिडा के रक्त में हीमोग्लोबिन आरबीसी में न रहकर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर मानव के ब्लड की बात करिएगा या मानव के अतिरिक्त अन्य सारे जीव जिनके रक्त लाल होते हैं, वो किसके कारण? रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और जितने भी जंतु के रक्त में हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लेकिन एनिलिडा के रक्त में आरबीसी तो है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। लेकिन हीमोग्लोबिन रक्त के किस हिस्से में है? प्लाज्मा वाले हिस्से में है। हीमोग्लोबिन एनिलिडा का आरबीसी में ना होकर किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में न रहकर कहाँ होता है? तो इसके रक्त परिसंचरण तंत्र की एक खास विशेषता है, पहली बार सारे अंग तंत्रों का विकास कहाँ देखने को मिलता है? क्लियर होते जा रहा है ना? एक बार फिर से देखिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़े थे कि एनिलिडा के जीव का निवास स्थान कहाँ है? निवास स्थान कहाँ है? क्लियर हो गया? लेकिन ये कैसे स्थल पर पाए जाते हैं? एनिलिडा का शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। शरीर किसके समान होता है? अब कृमि के समान शरीर होने के कारण कैसे पहचानेंगे कि ये कृमि है, ये एनिलिड है? सेगमेंटेड बॉडी को देखकर, अगर बॉडी खंड खंड बटा हुआ तो निश्चित तौर पर वो कृमि नहीं है, वो क्या है? एनिलिडा है। पहली बार सेगमेंटेड बॉडी भी किस फाइलम में देखने को मिलता है? एनिलिडा में। एनिलिडा का शरीर कितने स्तर का? 3 स्तर का। एनिलिडा का शरीर कितने स्तर का? 3 स्तर का। पहली बार देखवा की उपस्थिति भी कहाँ हुआ है? पहली बार सभी अंग तंत्रों का विकास कहाँ देखने को मिलता है?
पहली बार ब्रेन का भी उद्भव कहाँ हुआ है? एनिलिडा में हुआ है। एनिलिडा का रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा है? बंद है। अगर एनिलिडा का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद है दोस्तों, तो इसके रक्त का रंग कैसा होगा? इसके रक्त का रंग कैसा होगा? लाल है। लेकिन रक्त लाल रंग के होते हैं किसके कारण? और एनिलिडा के रक्त के हीमोग्लोबिन की खास बात क्या है? एनिलिडा के रक्त के लाल रंग की खास बात क्या है? क्लियर हो गया? हीमोग्लोबिन आरबीसी में ना होकर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगली विशेषता हम एनिलिडा के उत्सर्जन अंग की बात करेंगे। मानव का उत्सर्जन अंग किडनी है। मानव का उत्सर्जन अंग किडनी है। उत्सर्जन समझते हैं ना? शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर के हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन अंग मानव का किडनी है। यानी मानव में जो उत्सर्जन के कार्य होते हैं किसके द्वारा? लेकिन ये एनिलिड प्राणी में उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत किडनी नहीं होता है। किडनी जैसा काम करने वाला अंग है नेफ्रिडिया। क्या नाम है? नेफ्रिडिया है दोस्तों। क्या है दोस्तों? नेफ्रिडिया है। ठीक है। एनिलिड प्राणी का उत्सर्जन अंग का नाम क्या है? नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया अंग एनिलिड प्राणी में ठीक वही काम करते हैं जो काम मानव शरीर में कौन करता है? किडनी। एनिलिड का नेफ्रिडिया ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह कौन काम करता है? जिस तरह मानव शरीर में किडनी कार्य करता है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछता है दोस्तों, डायरेक्ट। नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जन अंग है? एनिलिडा का। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज और समझना है कि एनिलिड का प्रचलन अंग क्या है। एनिलिड का प्रचलन अंग क्या है? एनिलिड गति करते हैं। एनिलिड क्या करते हैं? गति करते हैं, प्रचलन करते हैं। और इसका प्रचलन अंग का नाम है सूक। इसका प्रचलन अंग का नाम है सूक, जिसे अंग्रेजी में सेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेटी या सेटा कहते हैं। ठीक है ना? एनिलिड प्राणी में चलने फिरने के लिए क्या होते हैं? सूक होते, एकदम छोटे छोटे महीन दोस्तों। एनिलिड का शरीर तो कृमि के समान होता है। एनिलिड का शरीर किसके समान होता है? कृमि के समान होता है। कृमि के समान शरीर जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। और इसी सेगमेंटेड बॉडी में एकदम पतला चलने फिरने के लिए क्या पाए जाते हैं? सूक पाए जाते हैं। बहुत महीन है, यानी कि स्पष्ट रूप से इसका सूक जो है वह माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ता है। स्पष्ट रूप से इसका जो सूक है यानी कि सेटा है वह किससे दिखाई पड़ता है? खुली आंखों से आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। खुली आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है? खुली आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलने फिरने के लिए एनिलिडा के प्राणी में क्या पाया जाता है? सूक पाया जाता है। चलने फिरने के लिए एनिलिड प्राणी में क्या पाया जाता है? सूक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? सूक पाया जाता है। अब अगली विशेषता इसका समझिए दोस्तों कि जितने भी एनिलिड प्राणी है उसमें श्वसन जो है उसमें श्वसन अंग के नाम श्वसन के रूप में क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ये गिल्स मछली में भी पाया जाता है। तो गिल्स जो जलीय एनिलिडा है, ऐसे एनिलिडा जो जलीय है दोस्तों, ऐसा एनिलिडा जो जलीय है उसमें श्वसन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं? गिल्स वही श्वसन अंग है जिसके द्वारा मछली सांस लेने छोड़ने का कार्य करते हैं। तो जलीय एनिलिडा किसके माध्यम से श्वसन करते हैं?
गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। यानी गिल्स वैसा ही अंग है जैसा अंग हमारा फेफड़ा है। जो काम मानव शरीर में फेफड़ा करता है वही काम एनिलिडा में कौन करता है? गिल्स करता है। लेकिन दोस्तों जो स्थल पर रहते हैं, दोस्तों जो स्थल पर आते हैं वे नम त्वचा से सांस लेते हैं, नम त्वचा से सांस लेते छोड़ते हैं, नम त्वचा से सांस लेते छोड़ते हैं। जो स्थलीय एनिलिड है, जो स्थल पर पाए जाते हैं, वह एनिलिड सांस किसके माध्यम से लेते हैं? नम त्वचा से लेते हैं। और नम त्वचा नहीं रहेगा तो फिर स्थलीय एनिलिड श्वसन नहीं कर पाएगा। इसीलिए एनिलिड केवल ऐसे स्थल पर पाए जाते हैं जहां नमी लगातार बनी रहती। क्लियर हो गया? तो एनिलिड में दो तरह से श्वसन होता है। एनिलिड में कितने तरह से श्वसन होता है? जल में जो रहते हैं उसमें गिल्स के द्वारा, और जो स्थल पर रहते हैं नम त्वचा के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि सारे एनिलिड दोनों से सांस लेंगे। आप मेढक में भी गिल्स भी रहते और नम, लेकिन मेढक दोनों जगह आसानी से रह सकता है। लेकिन एनिलिड में जिसमें गिल्स होता है उसमें गिल्स है, उसमें श्वसन नम त्वचा से नहीं होता है। और जो एनिलिड नम त्वचा पर होते हैं दोस्तों, जो एनिलिड नम त्वचा नम स्थल पर होते हैं, जो एनिलिड नम स्थल पर होते हैं उनमें गिल्स नहीं होते। तो जिसमें गिल्स होता है वो गिल्स, उसमें गिल्स ही है श्वसन के लिए, नम त्वचा से वो श्वसन नहीं कर सकता है। और जो स्थल पर आने वाले एनिलिड हैं वो नम त्वचा से श्वसन करते हैं, उनमें श्वसन के लिए गिल्स नहीं पाए जाते। क्लियर हो गया? अब ये कैसे रहते हैं अकेले समूह में? दोस्तों एनिलिड जो होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्या होते हैं? मानव भी स्वतंत्र जीवी है, यानी स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के पर्यावरण में रहते हैं और अपने भोजनों की तलाश करते हैं। तो अधिकांश एनिलिड प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। अधिकांश एनिलिड प्राणी जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेकिन कुछ एनिलिड प्राणी जो है, कुछ एनिलिड प्राणी जो है वो क्या होते हैं? परजीवी। जैसे जोंक का नाम सुने हैं? जोंक 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 एक एनिलिड प्राणी है। जोंक क्या है? एनिलिड प्राणी है। जोंक क्या है दोस्तों? एनिलिड प्राणी। और जोंक कैसा जीवन जीता है? परजीवी जीवन जीता है। लेकिन जोंक बाह्य परजीवी है। जोंक क्या है? ये जोंक परजीवी जीवन जीता है। तो जिस शरीर पर ये आश्रित रहता है उसके भीतर नहीं रहता, लेकिन बाहर में ही चिपका रहता है। जोंक परजीवी है, लेकिन कैसा परजीवी है? बाह्य परजीवी है। जोंक परजीवी है, लेकिन कैसा परजीवी है? बाह्य परजीवी है। क्लियर हुआ बात? समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एनिलिडा एक लिंगी भी होता है और कुछ पोरीफेरा का सदस्य एक लिंगी है और कुछ यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल तो समझा दिए थे। अब इसमें एक लिंगी है और जनन तो केवल अब लैंगिक होगा, क्योंकि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सेरेनिटेटा के बाद ही क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो एनिलिड में कैसा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन के दौरान किसका निर्माण होगा? अंडा का निर्माण होगा। और अंडा के बाद इसमें क्या बनता है? लार्वा। लार्वा के बाद ये बनता है दोस्तों क्या? वयस्क। तो एनिलिड का जो लार्वा अवस्था होता है दोस्तों, इस लार्वा अवस्था को कहते हैं ट्रेकोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकोफोर कहते हैं। एनिलिडा के प्राणी लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या उत्पन्न करते हैं? अंडा। और अंडा विकास करके क्या बनता है? लार्वा। और इसके लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? इसके लार्वा को किस नाम से जाना जाता है? ट्रेकोफोर। और फिर ट्रेकोफोर नामक लार्वा विकास करके क्या बनता है? बस इतना ही जानना है दोस्तों।
एक आ रहा है कि मछली एनिलिडा में होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्त, मछली एनिलिडा में नहीं होगा। मछली का तो क्लास बना हुआ है, नोट में पढ़िए ना। नेफ्रिडिया क्या है? नेफ्रिडिया उत्सर्जन अंग है। क्या है? जैसे हम लोगों का उत्सर्जन अंग किडनी है, तो आप कह सकते हैं नेफ्रिडिया एनिलिडा का किडनी है। नेफ्रिडिया एनिलिडा का किडनी है, बोलचाल की भाषा में इसे कह सकते हैं। जोंक एनिलिडा है, बिल्कुल एग्जाम्पल दिए हैं। जोंक क्या है? एनिलिडा प्राणी है। जोंक क्या है? एनिलिडा प्राणी है। दोस्तों इतनी बात समझ गए? आइए एक बार रिवीजन कर ले ताकि एनिलिडा का कॉन्सेप्ट खुल जाए। आइए दोस्तों थोड़ा सा रिवीजन करके एनिलिडा को क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं हो रहा? अपोरीफेरा, सिलिंडरेटा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा में अंतर कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर अंतर कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समझ विकसित हो रही है। आप प्रश्न पर गए थे, प्रश्न बनना चालू हुआ, तो बिल्कुल दोस्तों आप सही रास्ते पर हैं। समझने का अर्थ ये नहीं है कि समझ गए, समझने का अर्थ ये भी है कि उस पर आधारित प्रश्न आपसे बननी चाहिए, उस पर आधारित प्रश्न आपसे बननी चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है प्लेनुला क्या है? प्लेनुला सिलिंट्रेट प्राणी के लार्वा को कहते हैं। सिलिंट्रेटा जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ जिक्र हम नहीं कर पाए थे। तो सिलिंट्रेट प्राणी अंडा देते हैं और सिलिंट्रेट में भी अंडा विकास करके लार्वा बनता है, और सिलिंट्रेट प्राणी के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनुला। हालांकि क्वेश्चन में इसका जिक्र है, प्लेनुला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो प्लेनुला सिलिंट्रेट प्राणी का लार्वा है। प्लेनुला किसके लार्वा को कहते हैं? सिलिंट्रेट, जैसे हाइड्रा, ओरेलिया, इन सब के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। दोस्तों एनिलिडा के प्राणी कहां पर निवास करते हैं? जल और स्थल पर, जल और स्थल पर निवास करते हैं। एनिलिडा का प्राणी केवल किन स्थल पर निवास करते हैं? नम स्थल पर निवास करते हैं। और एनिलिडा का प्राणी नम स्थल पर निवास इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि यह नम त्वचा से सांस लेता है। ये नम त्वचा से सांस लेता है, इसीलिए नम त्वचा से सांस लेता रहे, इसलिए ये केवल कैसे स्थल पर पाए जाते हैं? नम स्थल पर पाए जाते हैं। एनिलिडा के शरीर कैसा होता है? बायलेटरल होता है। एनिलिडा के बायलेटरल शरीर किसके समान होता है? कृमि के समान होता है। कृमि के समान एनिलिडा का शरीर कृमि से किस प्रकार अलग है? एनिलिडा का बॉडी सेगमेंटेड होता है, खंडों में बटा होता है, जबकि कृमि का ऐसा। एनिलिडा का शरीर कितने स्तर का होता है? और एनिलिडा के 3 स्तरीय शरीर की कौन सी खास बात है? इसमें देगुआ पाई जाती है। पूरे एनिमल किंगडम में पहली बार देगुआ की उपस्थिति कहाँ हुई है? पहली बार देगुआ की उपस्थिति कहाँ हुई है? एनिलिडा में हुआ है। एनिलिडा में पहली बार सारे अंग तंत्रों का विकास भी कहाँ है? एनिलिडा में। यानी कि पोरीफेरा से एस्केलमेंथिस तक अंग तंत्र सब विकसित नहीं हुआ था। सारे अंग तंत्र का विकास पहली बार कौन देखने को मिलता है? पहली बार सारे अंग तंत्रों का विकास कौन देखने को मिलता है? एनिलिडा में देखने को मिलता है। एनिलिडा में रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद होता है। एनिलिडा के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। एनिलिडा का उत्सर्जन अंग क्या है? नेफ्रिडिया। एनिलिडा का प्रचलन अंग क्या है? सूक है। सूक किसका प्रचलन अंग है? एनिलिडा का सूक किसका प्रचलन अंग है? एनिलिडा का टेंटेकिल्स किसका प्रचलन अंग है? सिलिंट्रेट का किसका? सिलिंट्रेट का किसका दोस्तों? सिलिंट्रेट का। एनिलिड प्राणी, एनिलिड प्राणी जो जल में रहते हैं वो किसके माध्यम से श्वसन करते? गिल्स के माध्यम से। एनिलिड प्राणी जो नम स्थल पर रहते हैं वो किसके माध्यम से श्वसन करते हैं?
एनिलिड प्राणी कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं। एनिलिडा प्राणी लैंगिक दृष्टिकोण से कैसे कैसे होते हैं? एनिलिडा के जीवन चक्र में केवल लैंगिक जनन होता है, जिसके दौरान अंडे बनते, अंडा विकास करके लार्वा बनता है। लार्वा अंडे का विकसित स्वरूप है। लार्वा अंडे का विकसित स्वरूप है। और एनिलिडा के लार्वा को क्या कहते हैं? ट्रेकोफोर कहते हैं। एनिलिडा के लार्वा को क्या कहते हैं? ट्रेकोफोर कहते हैं। फिर लार्वा विकास करके क्या बन जाता है? लार्वा विकास करके क्या बन जाता है? क्लियर बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, पहली बार तंत्रिका कोशिका का विकास सिलिंडरेटा में हुआ। पोरीफेरा में तंत्रिका कोशिका, पहली बार तंत्रिका कोशिका विकास करके तंत्रिका उत्तक बनाया सिलिंडरेटा में। प्लेटी एलिमेंटीज, इसके एलिमेंटीज तंत्रिका उत्तक से ही शरीर को कंट्रोल करते थे। लेकिन एक विकसित तंत्रिका तंत्र जिसके अंतर्गत एक मस्तिष्क भी हो, वो पहली बार कहां देखने को मिला? एनिलिडा में। तो एनिलिडा कई दृष्टिकोण से खास है, क्योंकि पहली बार देगुआ कहां देखने को मिला? एनिलिडा में देखने को मिला। पहली बार रक्त किस जंतु में देखने को मिला? एनिलिडा में देखने को मिला। पहली बार सारे अंग तंत्रों का विकास कहां देखने को मिला? एनिलिडा में देखने को मिला। पहली बार मस्तिष्क का विकास किसमें देखने को मिला? तो एनिलिडा कई कारणों से खास है। पहली बार स्थल पर रहने वाले कौन है? क्लियर हुआ? समझे? अब आइए एनिलिडा के प्रमुख जंतु के बारे में हमें समझना। एनिलिडा के प्रमुख जंतु जिसके बारे में आपको याद रखना है। प्रमुख जंतु, सबसे पहले नेरिस, जिसे सीपी कृमि या चीर कृमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पहला एनिलिड जंतु जिसके बारे में नाम याद रखना है वो क्या है? नेरिस। नेरिस का प्रचलित नाम क्या है? सीपी कृमि या चीर कृमि। सीपी कृमि या चीर कृमि। अब यहां पर एक बात याद ये भी रखना है कि सीपी कृमि, चीर कृमि वास्तविक कृमि नहीं है। वास्तविक कृमि वही होगा जो प्लेटी हेलमिंथेज और एसके हेलमिंथेज में होगा। वास्तविक कृमि वही होगा जो प्लेटी हेलमिंथेज और, तो इसके नाम में कृमि लगा है, लेकिन ये वास्तविक कृमि के समान शरीर दिखता है किसका? नेरिस का। इसीलिए इसे सीपी कृमि, चीर कृमि कहा जाता। ये समुद्री एनिलिड है, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा नाम रखना पड़ेगा आपको, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट, इसे समुद्री चूहा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री चूहा, क्योंकि ये चूहा के तरह ही दिखता है। एफ्रोडाइट समुद्री एनिलिड है और यह देखने में कैसे दिखते हैं? चूहा के समान दिखते हैं। इसीलिए एफ्रोडाइट को क्या कहते हैं? समुद्री चूहा। और मिस्टेक नहीं करिएगा, क्योंकि आगे एक और जंतु पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? काइटन। और काइटन को कहते हैं समुद्री चूहिया। तो समुद्री चूहा अलग है, समुद्री चूहिया अलग है। समुद्री चूहिया एनिलिड प्राणी नहीं है। समुद्री चूहिया एनिलिड प्राणी, लेकिन समुद्री चूहा एनिलिड प्राणी है। तो मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। समुद्री चूहा अलग जंतु है और समुद्री चूहिया अलग जंतु है। समुद्री चूहा एफ्रोडाइट को कहते हैं और समुद्री चूहिया काइटन को कहते हैं। और काइटन आगे चलकर हम मोलस्का फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ये काइटन मोलस्का फाइलम का जीव है। क्लियर हो गया? और एनिलिड का जो सबसे चर्चित जीव वो है आपका कौन? जोंक। जोंक और हीरू डिनेरिया,
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हीरुडिनेरिया। जोंक का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में खूब पूछा गया है। जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? हीरुडिनेरिया। जोंक का वैज्ञानिक नाम क्या है? और यहां पर एक याद रखना है कि जोंक एक प्रकार क्या है? बाह्य परजीवी है। दोस्तों जितने भी जीव परजीवी जीवन जीते हैं ना, तो जो परजीवी जीवन जीते हैं वो शरीर के भीतर आश्रित रहते हैं। परजीवी जीवन जीने वाले जितने भी जंतु हैं, परजीवी जीवन जीने वाले जितने भी जंतु हैं, वो शरीर के भीतर में निवास करते हैं, जिस शरीर पर आश्रित रहते हैं। लेकिन जोंक भी परजीवी जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जिस शरीर पर यह आश्रित रहता है दोस्तों, जिस शरीर पर यह आश्रित रहता है उस शरीर के बाहर से ही चिपका रहता है, उसके शरीर के अंदर नहीं रहता है। तो जोंक एक प्रकार का कैसा परजीवी है? बाह्य परजीवी है। जोंक एक प्रकार का कैसा परजीवी है? बाह्य परजीवी है। जोंक एक प्रकार का कैसा परजीवी है? और अगला जो नाम याद रखना पड़ेगा आपको, केचुआ। केचुआ यानी क्या? अर्थ वर्म। अर्थ, अब देखिए इसके भी नाम में वर्म लगा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में वर्म नहीं है। और केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरी टीमा। फेरी टीमा पोस तुमा। पेरिटीमा पोस्तुमा। फेरिटीमा पोस्तुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का। और केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। किसानों का मित्र कहलाता। आप जानते होंगे कि जैविक खाद बनाने में केचुआ की भूमिका बहुत अहम है। गोबर को एक कंपोस्ट खाद बनाने में किसका योगदान है? केचुआ का योगदान है। केचुआ का योगदान है। केचुआ ही गोबर को एक बेहतरीन जैविक उर्वरक में परिवर्तित करते हैं। केचुआ जिस खेत में रहता है उस खेत को भुरभुरा बनाता है, जिससे हवा का प्रवेश भूमि के भीतर होता है, जिससे भूमि के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और पौधों का स्वस्थ विकास होता है। इस कारण केचुआ को किसानों का मित्र, उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। केचुआ को उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। केचुआ जितना अधिक खेतों में है, समझिए कि उस खेतों की उर्वरता उतनी ही अधिक है, उनकी उर्वरता उतनी ही अधिक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? बस 4 जंतु के बारे में याद रखना होगा। सीपी कृमि या चीर कृमि वास्तविक कृमि है। समुद्री चूहा किसका प्रचलित नाम है? एफ्रोडाइट का। जोंक किस प्रकार का परजीवी है? जोंक किस प्रकार का परजीवी है? बाह्य परजीवी है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्या हम एनिलिडा को बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं? क्या हम पोरीफेरा से लेकर एनिलिडा तक के विकास के प्रक्रिया को समझ रहे हैं? अब दोस्तों हम एनिलिडा पर जब आ गए तो एक विकसित जीव हमें मिल चुका है। सब अंगतंत्र का विकास हो चुका है, मस्तिष्क का विकास हो चुका है, अब कुछ भी विकास बाकी नहीं है। इसलिए आगे के फाइलम जाएंगे, आगे के फाइलम में हमारे पास कई प्रश्न रहना ही नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए आगे जितने फाइलम पढ़ेंगे सबका शरीर 3 स्तर का होगा, उसमें देगुआ होगा। आगे जितना भी फाइलम पढ़ेंगे सबका अंग तंत्र पूरी तरह से विकसित होगा। आगे जितना भी फाइलम पढ़ेंगे सबका शरीर बायलेटरल होगा। आगे जितना भी फाइलम पढ़ेंगे सब लैंगिक जनन करेगा, अंडा देगा, जो बच्चा देगा उसको अलग से पढ़ेंगे। तो एनिलिडा बाउंड्री लाइन है। एनिलिडा से पहले विकास नहीं, एनिलिडा के बाद विकास ही विकास, एनिलिडा के बाद विकास ही विकास। दोस्तों क्लियर हो गया? समझ गए? दोस्तों बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए क्लास को यहीं पर रोक देते हैं।
ठीक है, नहीं तो ऑर्थोपोडा पर आएंगे। बहुत विशाल फाइलम है और देख रहे हैं सब मायूस हुए हैं, तो थोड़ी गर्मी है तो धीमी गति से पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्थोपोडा पर हम कल आएंगे, ऑर्थोपोडा पर कल आएंगे, कोई दिक्कत। एनिलिडा को बेहतरीन तरीके से समझे, सब उतावले हैं जाने के लिए, ठीक है। पढ़ाइए हो रहा था, अब जेल में बंद नहीं थे। आज का रोशन सर का क्लास लॉक था, अब लॉक था तुम क्या कर सकते हैं, थोड़ा खोल दीजिएगा वो। ऑर्थोपोडा कल, लेकिन दोस्तों बहुत गर्मी है, मेरा भी सिर दर्द करने लगा है, ठीक है, बर्दाश्त नहीं हुआ है। तो कल कुछ एक्स्ट्रा फाइलम के बारे में हम पढ़ लेंगे। डेली टेस्ट आज नहीं होगा, सोमवार से होगा। ए पंखा, बाप रे डर लगता है, झुक के चलिए दोस्तों, ऊपर में पंखा है। कुछ लोग स्नेक बहुत विकसित जंतु है दोस्तों, स्नेक में तो फेफड़ा होता है। स्नेक मानव के लेवल का विकसित जंतु है दोस्तों, हम आएंगे उस पर। दोस्तों एसी फेसी सब लगवाए, लेकिन सब कुछ फ्लॉप है, ठीक है दोस्तों। बंद कीजिए ऑनलाइन क्लास, सभी दोस्तों मिलते हैं कल आगे के फाइलम में। जोंक नम त्वचा से, हाँ तो पानी में भी रहता है, तो नम त्वचा से सांस में, पानी में वो भोजन की तलाश करता है, जोंक रहता नहीं है वो पानी में। एक लिंगी दो लिंगी के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो बता चुके हैं।